हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो ये क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का तीसरा वीडियो है, लेक्चर नंबर 3। तो पिछले 2 वीडियो में हमने विलयन के बारे में कई सारी चीजें पढ़ी थी। आज का ये तीसरा वीडियो, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं समपराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन, न्यून पराशरी विलयन और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न। सबसे पहले हम सीखेंगे समपराशरी विलयन, अति पराशरी और न्यून पराशरी विलयन क्या होते हैं, फिर करेंगे इस पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और सीखने की कोशिश करें। और अगर आपको सीखने को मिलता है तो भाई चैनल से जुड़े रहिएगा और केमिस्ट्री में अपने आप को चैंपियन बनाते रहिएगा। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आप सभी को केमिस्ट्री में बेहतर से बेहतर बना सके। ठीक है, तो इसी के साथ ज्यादा समय खर्च ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट, और हमेशा से याद रखिएगा जितने भी वीडियो देखें एक कॉपी जरूर बनाएं, अच्छे से सुंदर से नोट्स जरूर बनाएं जिससे आप बोर्ड की परीक्षा में तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं समपराशरी विलयन। क्या पढ़ते हैं पहले? समपराशरी विलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोनिक और विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखो समपराशरी विलयन बहुत ही आसान सा और सरल सा है। बस एक चीज याद रखना, जो भी आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जैसे कि समपराशरी विलयन है या अति पराशरी विलयन है, न्यून पराशरी विलयन है, ये कभी एक विलयन पर नहीं हो सकते। ये कब होगा? जब हम 2 या 2 से अधिक विलयनों की बात करें, मिनिमम हम 2 विलयनों की बात करें। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको रफली समझाता हूं। सपोज हमारे पास 2 विलयन है, ये है हमारा विलयन फर्स्ट और ये है हमारा विलयन सेकंड। ठीक है, विलयन फर्स्ट, विलयन सेकंड। भाई 2 विलयन है, दोनों विलयनों का कुछ ना कुछ क्या होगा, परासरण दाब इसका भी होगा और कुछ ना कुछ परासरण दाब इसका भी होगा। दोनों ही विलयनों का क्या होगा, इसका भी अपना परासरण दाब होगा और इसका भी अपना परासरण दाब होगा। सपोज भाई इसका जो परासरण दाब है वो है 10 और इसका जो परासरण दाब है वो भी है 10। ध्यान से सुनिएगा, इसका परासरण दाब भी 10 है और इसका परासरण दाब भी कैसा है, 10 है। बस यहीं पर आपकी समपराशरी विलयन मिल जाते हैं। सम का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, सम का मतलब समान। तो देखो समपराशरी विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, वे विलयन जिनके परासरण दाब कैसे होते हैं भाई, समान होते हैं, समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। बस यही इसकी डेफिनेशन है, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया समपराशरी विलयन। अब समपराशरी विलयन के बारे में थोड़ी बातों का पता रखिएगा, ये मैं इसके नीचे नोट कर आपको बता दे रहा। समपराशरी विलयन के बारे में आप किन किन बातों की नॉलेज रखेंगे। देखें समपराशरी विलयन,
परासरी विलयन के 3 गुण समान होते हैं। ठीक है, समपरासरी विलयनों में 3 गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। कौन कौन से 3 गुण है ये आपको याद रखना है, यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। समपरासरी विलयनों के लिए केवल 3 गुण समान होते हैं। पहला गुण जो समान होता है वो तो अभी आपने इसकी परिभाषा में ही पढ़ा है, परासरण दाब। इनके परासरण दाब कैसे होते हैं? समान होते हैं। और दूसरा गुण जो इसका होता है वो होता है ताप, कि भाई अगर समपरासरी विलयन है तो उनके टेम्परेचर भी आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। अगर परासरण दाब समान है और किसी एक का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा ना तो तापमान बढ़ने से वहां पर परासरण की क्रिया में क्या होगा? अंतर आ जाएगा, दोनों के बीच का परासरण दाब अब बदल जाएगा। और तीसरा गुण जो होता है, तीसरा गुण होता है आपका मोलर सांद्रता, जिसे हम बोलते हैं मोलरता। मोलर सांद्रता या मोलरता, यह बात आप याद रखिएगा समपरासरी विलयन के बारे में कि समपरासरी विलयन वे होते हैं जिनके परासरण दाब समान होते हैं। ठीक है, और उनके 3 गुण कैसे होते हैं? आपस में हमेशा समान होंगे, एक परासरण दाब, एक ताप और एक मोलर सांद्रता। इन 3 चीजों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। तो यह आपका पहला टॉपिक हो गया। अब हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है अति परासरी तथा न्यून परासरी विलयन। यहीं पर सीखते हैं। क्या सीखना है? दूसरा, अति परासरी तथा न्यून परासरी विलयन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अति परासरी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अति परासरी तथा न्यून परासरी विलयन। ठीक है, अब देखो भाई इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही आसान है, इससे समझने की कोशिश करिए। अति परासरी और न्यून परासरी बनाना है हमें। ठीक है, देखो भाई इसके लिए भी क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 विलयन होने चाहिए जिनके परासरण दाब की हम बात कर रहे हो। ठीक है, तो मिनिमम 2 विलयन होने चाहिए। अब देखो भाई क्या सीन होता है यहां पर अति परासरी और न्यून परासरी। अति का मतलब ज्यादा, अति का मतलब ज्यादा, यहां से ही डेफिनेशन बनेगी। और न्यून, न्यून का मतलब कम। तो अति का मतलब ज्यादा और न्यून का मतलब कम। अरे भाई डेफिनेशन बन गई, मतलब बिटुआ क्या करना है हमको? भाई एक का परासरण दाब 10 और एक का परासरण दाब 5। तो भैया जिसका परासरण दाब 10 है, जिसका परासरण दाब 10 है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अति परासरी, अति परासरी। और जिसका 5 है, कम है ना, तो ये हो जाएगा न्यून परासरी। तो भाई एक हो गया आपका अति परासरी और एक हो गया आपका न्यून परासरी। सिर्फ कैसे करके? भाई 2 परासरण दाब, एक का दाब ज्यादा होना चाहिए और एक का दाब कम होना चाहिए। जिसका दाब ज्यादा होगा वो अति परासरी और जिसका दाब कम होगा वो न्यून परासरी। तो भैया फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो यहीं से ही खुद ब खुद बना लीजिए, कुछ नहीं करना, यहां से बना लीजिए फटाफट। क्या बनेगी भाई? डेफिनेशन क्या बनेगी? दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयन में वह विलयन जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है उसे अति परासरी तथा जिसका परासरण दाब कम होता है उसे न्यून परासरी विलयन कहते हैं। तो फटाफट से मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं। देखिए भाई ये मैंने आपकी डेफिनेशन लिख दी है, अब पढ़ लीजिए। भाई 2 भिन्न परासरण दाब वाले विलयन में वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है उसे न्यून परासरी विलयन तथा जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। ये आपके तीनों टॉपिक्स समाप्त।
पहला टॉपिक क्या है, समपराशरी विलयन। सिर्फ इतना से याद रखो, वे होते हैं जिनके पराशरण दाब कैसे होते हैं, समान होते हैं। और एक चीज बस उनके बारे में ये याद रखना कि इनके 3 गुण समान होते हैं। कौन कौन से, पराशरण दाब, ताप और मोलर सांद्रता, जिसे मोलरता कहते हैं। और दूसरा क्या है, समपराशरी तथा अति पराशरी तथा न्यून पराशरी। अरे भाई, अति ज्यादा, न्यून कम, तो दो भिन्न पराशरण दाबों वाले विलयन में वह विलयन जिसका पराशरण दाब ज्यादा वो अति पराशरी और जिसका पराशरण दाब कम वो न्यून पराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई फटाफट आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इनके न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। हो गया भाई नोट? देखिए भाई, अब यहां से थोड़ा सा टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई फॉर्मूला कैसे बनेगा। जब फॉर्मूला नहीं बना पाओगे तो न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। ठीक है, तो यहां पर टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इसका हम बनाएं फॉर्मूला और इसके आंकिक प्रश्नों को हल कर सकें। देखिए, सपोज हमारे पास भाई एक विलयन ये है और एक विलयन ये है, एक विलयन ये है और एक विलयन ये है। ये आपका विलयन फर्स्ट, ये आपका सेकंड। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अच्छा, एक चीज दे रखी है कि इनकी मोलरता समान है, दोनों की मोलरता आपस में कैसी है, समान है। अब भाई जब दोनों की मोलरता समान है तो देखो कैसे फॉर्मूला निकल कर आएगा। भाई पहले विलयन के लिए, पहले विलयन के लिए भाई मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अभी मैं यहां पर सिर्फ फॉर्मूला बना रहा, तो मोलरता के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। मोलरता आपकी होती है 1 लीटर आयतन में उपस्थित, तो आयतन कैसा, लीटर में, विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोल क्या होते हैं, ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम बटे में अणुभार। तो भाई मोल की जगह पे लगा दीजिए जरा फटाफट। मोलरता को m से लिखते हैं, तो मोलरता इज इक्वल टू मोलों की संख्या, वहां पर लगाइए विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इंटू में आयतन कैसा, लीटर में। ये बना। अब भाई पहले विलयन के लिए बात कर रहे हैं ना, पहले के लिए बात कर रहे हैं तो जब पहले के लिए बात कर रहे हैं तो ग्राम में भार, भाई वेट W, तो इस पर 1 लगा दीजिए, और विलय का अणुभार m, तो m1 इंटू आयतन v से वॉल्यूम, तो v1, इनको 1 1 मान लीजिए, और मोलरता को मोलरता लिख दीजिए। ठीक है, अब दूसरे विलयन के लिए देखिए, दूसरे विलयन के लिए देखो भाई, ध्यान समझना, इस टॉपिक को थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बहुत ही मजा आएगा, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब दूसरे विलयन के लिए, तो भैया देखो दूसरे विलयन के लिए क्या बोला है, दूसरे विलयन के लिए भी तो मोलरता का फॉर्मूला यही होगा, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं दूसरे विलयन के लिए। तो दूसरे विलयन के लिए क्या हो जाएगा, मोलरता इज इक्वल टू, ये सब 2 2 कर दीजिए बस आप, तो मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन में M2 इंटू में B2। बाकी सब यहां से यहां तक का तो सेम ही रहेगा ना, इतनी चीज लेकर आओगे, लास्ट में आप आकर W2 M2 और B2 कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है भाई, दूसरे विलयन के लिए मोलरता हो गई। अब देखिए क्या बोला है
क्या जो समपरासरी विलयन होते हैं, समपरासरी विलयन को क्या कहते हैं? मोलरता समान होती है। अगर दोनों विलयन की मोलरता समान हो तो देखो, जब दोनों विलयन की मोलरता समान होगी तो ये भी मोलरता और ये भी मोलरता, ये और ये आपस में कैसी है? बराबर। तो इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, और जब ये और ये बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो भाई W1 अपॉन में M2 इंटू V2 इज इक्वल टू W2 अपॉन में M1 V1 W2 अपॉन में M2 इंटू V2, ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले की मदद से हम सवाल को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो फटाफट पहले आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। हो गया भाई? तो देखिए भाई, देखिए क्या करना है। अब हम इससे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक क्या लिख लेंगे? स्पेशल नोट। सूत्र अभी तुमने पीछे जस्ट सूत्र सीखा, W1 अपॉन में M1 V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2 V2, इसका सहारा लेंगे। और क्या सीखा है? एक चीज याद रखिएगा, परसेंट। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, परसेंट में दो चीजें, एक W और एक V। V हमेशा 100 ml, V हमेशा 100 ml, और W दिया गया अंक। सपोज ये 2% दिया जाए तो W आपका हो जाएगा 2 ग्राम, और V जो आपका रहेगा वो रहेगा 100 ml। ये इतनी बात आप याद रखिएगा। और W क्या है भाई? W क्या है यहां पर? ग्राम में भार। M क्या है? विलय का अणुभार। और V क्या है? आयतन, जो कि कैसा लगाना है? लीटर में। अब इतना ध्यान दीजिएगा, जब भाई पहला विलयन बोले तो आप उसे 1 मान लीजिए, दूसरा बोले तो आप उसे 2 मान लीजिए। इस तरीके से हम इसके सभी सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए कितने आसान हो जाएंगे आगे प्रश्न। आप भी कहोगे कि भाई हां, अब केमिस्ट्री हमारे लिए बिल्कुल मक्खन है। फटाफट इसे करिए। हाँ भाई, तो लिख लिया ये। चलिए फटाफट से न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। ये रहा आपका सवाल नंबर 1। देखिए भाई, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बोर्ड पर, कुछ इस तरह से है। क्या बोला है भाई? क्वेश्चन में बोला गया है समान ताप पर ग्लूकोज का एक विलयन ग्लिसरॉल के विलयन का समपरासरी है, जिसमें प्रति लीटर 7.65 ग्राम घुला है। मतलब क्या घुला है? ग्लिसरॉल घुला है। और ग्लिसरॉल का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, बहुत ही आसान सा और सरल सा तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा और फिर आप किसी भी पुस्तक को उठाइएगा और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को निकालिएगा, चाहे कंपटीशन लेवल का ही क्यों ना हो, फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए, आप चंद सेकंड्स या कुछ मिनटों के अंदर ही, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सेकंड्स में, नहीं तो कुछ मिनटों के अंदर में आप उस सवाल को हल कर लेंगे। तो देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। कभी भी दिया जाए समान ताप पर समपरासरी, समपरासरी एक ऐसा आ गया ना, मतलब फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। अब इसके बाद में क्या करिए, आप 2 विलयन दिए हैं, एक आपको दिया है ग्लूकोज, तो लिख लीजिए यहां पर ग्लूकोज के लिए, एक आपको दिया है ग्लिसरॉल,
लिख लीजिए ग्लिसरॉल के लिए। पहला विलियन आपका ग्लूकोज बोला है ना, तो ग्लूकोज को हम फर्स्ट मान लेंगे और ग्लिसरॉल को सेकंड मान लेंगे। क्या बोला है? ग्लूकोज का एक विलियन। अच्छा यहां पर आप का के आगे लिख लीजिए 1.5 ग्राम का एक विलियन। 1.5 ग्राम या ग्राम हटाइए, इसे लिख लीजिए परसेंट, आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो समान ताप पर ग्लूकोज का 1.5% एक विलियन ग्लिसरॉल के विलियन के। अब ठीक है, देखिए 1.5%, तो 1.5% में दो चीजें निकालेंगे ना हम। एक तो हम यहां से निकाल सकते हैं W1 और निकाल सकते हैं V1। V1 हमेशा 100 ml, W1 दिया गया अंक, तो 1.5 ग्राम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, आयतन कैसे लगाते हैं लीटर में, तो 100 बटे में 1000, जो हो जाएगा आपका 0.1 लीटर हो जाएगा। अब इतना होने के बाद में ग्लूकोज का अणुभार दे रखा है, मतलब M1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 180। ग्लिसरॉल के बारे में क्या क्या दिया है? प्रति लीटर, मतलब V2 कितना है? 1 लीटर। और W2 7.65 ग्राम दे रखा है। और हमसे M2 निकालने के लिए बोला गया है। भाई फटाफट से जरा सूत्र लगाइए। सूत्र क्या होता है? W1 अपॉन में M1 V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2 V2। M2 निकालना है, M2 को इधर लाइए, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये आपका नीचे पहुंच जाएगा। तो भाई M2 इज इक्वल टू हो जाएगा W2 M1 V1 अपॉन में W1 V2। ये बनेगा आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बनने के बाद में ध्यान समझिए, ये फॉर्मूला बनने के बाद में भाई क्या क्या मान दे रखा है? W2 ये रहा आपका 7.65, M1 180, V1 0.1 दे रखा है, ये रहा आपका W1 आपका 1.5 ग्राम और V2 आपका 1। देखिए भाई 2 के बाद पॉइंट, 1 के बाद नीचे 1 0 बढ़ेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 पंजे 75, 1 बचा, 5 तियां 15, और ये 0.1 है तो इसका 1 0 आप नीचे बढ़ा लीजिए। ऊपर आपका रह गया 53 इंटू 18 बटे में 10। अब M2 ही तो निकालना है, तो M2 इज इक्वल टू 18 तियां 54 का 4, 18 पंजे 90, हासिल 5 है तो 95, 954 डिवाइडेड बाई 10। तो जब आप इसे लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 95.4। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए। हो गया भाई, तो फटाफट से अगला सवाल करते हैं। देखिए भाई तो देखिए भाई ये आपका दूसरा सवाल है। क्या दिया है? 8.6 ग्राम यूरिया, इसका अणुभार दे रखा है 60, नहीं देते तो हम निकाल लेते। बोला है का 1 बिलियन एक्स के 5% विलियन का समपराशरी है। जैसे ही समपराशरी विलियन का केस आ जाए, मींस फॉर्मूला यो वाला यूज करना है। अब इसके बाद में बोला है एक्स का अणुभार ज्ञात कीजिए। कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो पहले वीडियो को पॉज करो। अगर सीखा है पिछले सवाल से तो वीडियो को पॉज करो और पहले इसे खुद सॉल्व करो। खुद सॉल्व करने के बाद फिर मेरा वीडियो देखना, जिससे आपको पता चल सके कि क्या आपने सही कैलकुलेट करा है और सीखा है या नहीं सीखा है, या सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करा है। ठीक है, तो समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत ही मूल्यवान है, उसे समय रहते ही सारी चीजों को सीखना है। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो भाई क्या दिया है, सबसे पहले दिया है यूरिया विलियन, तो आप 2 विलियन बना लीजिए यूरिया के लिए, और दूसरा क्या है? विलियन एक्स
के लिए, x को मानेंगे 2 और यूरिया को मानेंगे 1। क्या बोला है? यूरिया का अणुभार मतलब m दिया है 60, मींस m1 दिया है 60। आगे बोला है का 1 विलियन 8.6 ग्राम, मतलब W1 दिया है 8.6 ग्राम। ठीक है, यूरिया का 1 विलियन, यहां पर ग्राम प्रति लीटर दिया होगा। ठीक है, क्योंकि आयतन तो देना जरूरी है ना, तो ग्राम प्रति लीटर दिया होगा। तो V1 कितना दिया है? 1 लीटर, 1 लीटर। अब दूसरे का क्या बोला? विलियन एक्स का 5%। 5% में से दो चीजें, एक W2 और एक V2। W2 दिया गया अंक मतलब 5 ग्राम और V2 मतलब 100 ml। और जब 100 को 1000 से डिवाइड करोगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 0.1 लीटर। इतना होने के बाद में पूछा क्या है? विलियन एक्स का अणुभार पूछा है, मींस M2 पूछा है। भाई M2 पूछा है, ठीक है, सूत्र लगाइए आप, सूत्र लगाइए W1 अपॉन में M1 इंटू V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2 इंटू V2। M2 निकालना है ना, फिर से M2 को इधर ले आइए, ये दोनों ऊपर और ये नीचे, तो हो जाएगा W2 M1 V1, W2 M1 V1 अपॉन में V2 और W1। ठीक है, ये दोनों ऊपर और ये नीचे, और M2 को इधर ले आए। इसके बाद में भाई W2 ये रहा आपका कितना है? 5। M1 आपका ये रहा 60 इंटू V1 आपका 1 लीटर और W1 8.6 ग्राम और V2 तो V2 आपका 0.1 लीटर। देखिए 0.1 के बाद 0.1 के बाद ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 6 पंजे 30। तो इस वाले जीरो को आप इसको जोड़ दीजिए और 6 पंजे 30, तो 30 इंटू में 1000। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आपका कितना है? नीचे आपका है 86। अब नीचे 86 है ना, तो भाई सिंपल सा क्या बोला है? 30 बटे में 86। तो आप क्या करिए ना, इस वाले जीरो को भी इस पे जोड़ दीजिए, ये आपको हो जाएगा 10,000। हो गया। या फिर अगर आप चाहें तो यहां से देखिए 6 पंजे 30, 3 जीरो का 3 जीरो, तो 1 2 3 ये बना। अब आप 86 से 30,000 को क्या करिए? भाग कर दीजिए। भाई 86 की भाग देनी है, 86 मतलब लगभग किसके? 8 के है ना, तो 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि वो 30 से कम रहे। 8 तियां 24, तो 86 तियां करना है। 8 तियां 240 और 6 तियां 18, तो 258। 258 घटाइए, 10 में से 8 गए 2, भाई 9 रह गया, 9 में से 5 4, इधर कितना रह गया? 2, तो 0, आगे वाला 0 उतारिए। 420। अब 86 का पहाड़ा कितने से कम पढ़े? 42 से कम पढ़िए। 8 का पहाड़ा तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40 मतलब 400 और 6 पंजे 30, तो ज्यादा निकल जाएगा ना, तो 4 बार में पढ़िए। 8 चौक 32 और 6 चौक 24, तो 320 और 24 भाई 344। घटा दीजिए, 10 में से 4 गए 6, 1 रह गया, 11 में से 4 गए 7 और इधर 0, आगे वाला 0 उतार लीजिए। अब 8 का पहाड़ा 76 से कम पढ़िए, तो 8 नीम 72 720, लेकिन 6 नीम 54, तो 720 और 54 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा? 8 तो 86 8
अब 86 अट्ठे आप ऐसे करके कर लीजिए, 8 छंग 48, 4 अट्ठू अट्ठू 64 और 4 68, 688। भाई घटा लीजिए, 10 में से 8 गए, 2 बचे, 5 रह गया, 15 में से 8 गए, 7 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 760 720 है तो लगभग एक ही, फिर कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, फिर 688, 10 में से 8 गए, 2 बचे, फिर 11 में से 8 गए, 3 बचे, और इधर 0 तो फिर इधर 0। अब 320, अभी हमने 8 चौक 32 तो 8 तियां 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 348.83 M2। ये आपका इसका आंसर हो गया। क्या आपका आंसर इतना ही आया? अगर इतना आया है तो आप सीख गए, और नहीं आया है तो अभी प्रैक्टिस करिए और लेकर आइए। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। हाँ भाई, हो गया नोट? तो चलिए फटाफट अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, 2019 में आया था आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो गन्ने की शक्कर देखिए, ये है सवाल। क्या दिया है भाई? बोला है गन्ने की शक्कर, अनुभार दे रखा है 342 का 5% विलियन, 1 विलियन एक्स के परसेंट विलियन का संपरासरी है। एक्स का अनुभार ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। क्या बोला? 2 चीजें दी है ना, मतलब एक तो दिया है हमें गन्ने की शक्कर के लिए, दूसरा क्या दे रखा है? एक्स विलियन, तो एक्स विलियन के लिए। भाई पहला गन्ने की शक्कर है तो इसके लिए W1 M1 V1 और इसके लिए W2 M2 B2। देखिए भाई, गन्ने की शक्कर है, क्या बोला है? 5%, मतलब W कितना है? 5 ग्राम। आयतन वही 100 ml, जिसे जब लीटर में बदलोगे तो 100 बटे में 1000, ये हो जाएगा 0.1 लीटर हो जाएगा। अब M1 गन्ने की शक्कर का बोला है 342, एक्स विलियन का बोला है परसेंट विलियन, जहां कुछ नहीं होता है वहां एक होता है ना, परसेंट, मतलब 1% विलियन। तो W2 कितना लगाएंगे? 1 ग्राम। M2 निकालना है और ये कितना लगाएंगे? 100 ml, यानी कि 0.1 लीटर। अब सूत्र लगाइए, जरा सूत्र लगाइए। W1 अपॉन में M1 V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2 V2। भाई M2 निकालना है, M2 को इधर लाइए, M1 V1 को ऊपर ले जाइए और W1 को नीचे ले जाइए। जरा लगा दीजिए फटाफट से मान। M1 आपका ये रहा 342, V1 आपका 0.1, W2 किधर गया? ये रहा 1 ग्राम बटे में W1 तो आपका 5 ग्राम और W2 0.1 लीटर। देखिए 0.1 से 0.1 कैंसिल, बस 5 को आपको इससे भाग देनी है, तो 5 छक्का 30, 4 बचे, आपका कितना हो गया? 42, ठीक है। फिर 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगाया, 2 बचे, 0 हो गया, 5 चौक 20। भैया यही आपका क्या हो गया है? M2 इसका आंसर। बड़ा ही आसान सा सवाल है, ठीक है। ये आपको मैंने इसके, अब आप इसे भी नोट कर लीजिए अच्छे से इस सवाल को, और मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जिस तरीके के सवाल हो सकते हैं वो भी आपको सिखा दिए। तो आज की क्लास में मैंने पूरी कोशिश की है आपको केमिस्ट्री सिखा सकूं, और अगला टॉपिक हमारा इस साल के बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है, और इन पर आधारित आंकिक प्रश्न, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। अभी तक के लिए आप इतना ही सीखिए। अगर आपको वीडियो सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी दिक्कतों और परेशानियों का हमारे साथ साझा जरूर करें, जिससे हम आपकी परेशानियों का समाधान कर सकें। और अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें।
ठीक है। और केमिस्ट्री को सीखने के लिए बस हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ ही महीनों के अंदर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान इस चैनल पर जरूर किया जाएगा और आपको पूरे तरीके से केमिस्ट्री को सिखाने की कोशिश की जाएगी। भाई आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हो सका तो एक दिन मैं भी एक अच्छा टीचर जरूर बन सकूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा। फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।